नंबर नहीं है, यानी नॉलेज की कमी है, वोकल उतना नहीं है, 7 नंबर नहीं है, तो आपके अंदर अध्यात्म की कमी है। आपके पास जो नंबर नहीं है, अब उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए? तभी मैं कहती हूँ आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या? मैं बेसिकली गांधी फैमिली के और नेहरू फैमिली के बिल्कुल खिलाफ। मुझे ऐसी बहुत से तथ्य मिलते हैं जो भारत के लिए सही डिसीजन नहीं लिए गए, सिर्फ अपने और अपने मतलब को सिद्ध किया गया। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये मत पूछिए कि मेरा फ्यूचर कैसा है, वो कितना एक्यूरेट है, ये आप कैसे गणना करोगे? एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? क्या इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगी? इतना भी एक्यूरेट ज्योतिष नहीं होनी चाहिए कि दूसरा इंसान डर जाए। मंगल योग से लोग बहुत डरते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्लेम कर रहे हैं मंगल योग नहीं होता। मैं कहूँगी आप कैसे कह सकते हो कि मांगलिक योग नहीं होता? पहले लोग क्या करते थे, इस लड़की को विषकन्या बना दो, या इसको सेना में डाल दो, या इसको हम और जगह पे यूज कर सकते हैं। तो पहले उसकी डेस्टिनी क्रिएट की जाती थी। आपकी मृत्यु की डेट निकाली जा सकती है। मैनिफेस्ट ये नहीं होता कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं यही बोलती रहूं तो ही मैं अमीर बनूंगी। जो लोग लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, जिंदगी बदल जाएगी 2026 में लोगों की। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, उसके गुण नहीं मिल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ 36 गुण वाले लोग बहुत ज्यादा एक जैसे हो जाते हैं। उनमें और नाम चेंज करके क्या प्राप्त हो सकता है? तो ऐसे 70% लोग होंगे जिनको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे देश के लिए कौन सा नाम बेटर है, भारत या इंडिया? अब अगर इसमें कंट्रोवर्सी की बात करूं तो ये हमारे नेहरू जी की कंट्रोवर्सी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनसाइटोहॉलिक्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। नए साल के इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस्मत, कर्म और उन फोर्सेस के बारे में जो क्वाइटली हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम समझेंगे कि नंबर्स, प्लैनेट्स और बर्थ चार्ट सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं या फिर बेटर डिसीजन लेने के टूल्स। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं नितिशा मल्होत्रा जी, हु इज एन एस्ट्रोलॉजर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ए वास्तु कंसल्टेंट एज वेल, जो इन सब्जेक्ट्स को अंधविश्वास नहीं बल्कि अवेयरनेस एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखती हैं। तो आइए नए साल की शुरुआत करते हैं क्लैरिटी के साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नितिशा जी हमसे जुड़ने के लिए। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आप टैरो कार्ड भी रीड करते हैं एंड आप वास्तु की कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करें तो आजकल यूट्यूब हो या टीवी हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट मिल रहे हैं, बट ये नहीं समझ में आता कि किसको सुने और किसको ना सुने। अगर हम बात करें कि हर कोई ये बोल रहा है कि जो ना ये चीज़ पहनो, ये चीज़ मत पहनो तो आपकी किस्मत बदल सकती है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, क्या किस्मत सच में बदली जा सकती है? थैंक यू ललित जी, पहले तो मुझे बुलाने के लिए और आपकी ऑडियंस को और आपको राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। देखिए, मैं जब ज्योतिष में आई तो मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ज्योतिष में जो ग्रहों की स्थिति है या अंक शास्त्र में जो हमारी ग्रिड बन चुकी है वहीं पे काम होगा। हम उस ग्रिड से बाहर नहीं जा सकते, वो हमारी डेस्टिनी है, वो हमें वहां तक ले जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टोन पहनने से, मालाएं पहनने से या उपाय करने से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी नेचर ने जो भी चीजें बनाई हैं, अगर भोजन बनाया, अनाज बनाया, अगर आप अनाज को ही देखते हैं तो आपको पता है कि बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी सर्दियों में खाई जाती है और वो हमें गर्मी देती है, राइट। ठंड में जो भी फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो हमें गर्मी देता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों में जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमें ठंडक देती हैं, जैसे खस आता है, बेल उस समय आता है। तो प्रकृति जो भी चीज हमें दे रही है वो हमारे फायदे के लिए दे रही है। और अगर हम नेचुरल जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल है। पूरी सृष्टि 5 तत्वों से और 9 ग्रहों से मिलके बनी है। आप अपनी भी बात करेंगे तो आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपके बाल, आपके आईब्रोज, आपका चेहरा देख के बताया जा सकता है कि कौन सा ग्रह बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और कौन से ग्रह का इम्पैक्ट बहुत कम है। तो इट मीन्स 9 के 9 ग्रह हमारी बॉडी पर काम कर रहे हैं। मेरे घुटनों में क्यों दर्द है, बाद में पता चलता है शनि खराब है। मेरे को पेट से संबंधित क्यों प्रॉब्लम हुई, जुपिटर खराब है। मेरे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, मंगल खराब है। इट मीन्स 9 प्लैनेट हम पे काम कर रहे हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये सृष्टि की हर एक चीज जो भी नेचुरल है वो 5 तत्वों से
और ग्रहों से बनी है। और जब वो ग्रहों से बनी और जो ग्रह मेरा सेंसिटिव है या उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसको मैं स्टोन से उतना एक्टिव कर सकती हूँ। और हमने ये राजा महाराजाओं को भी देखा, अगर आप हमारे इतिहास को भी वो करते हैं तो उन्होंने, जैसे माणिक्य है, जैसे सूर्य रत्न कहा जाता है, बहुत से किंगडम पहना करते थे। फिरोजा देना बहुत लकी माना जाता था वेस्टर्न कंट्रीज में, या डायमंड को बहुत ज़्यादा वो दिया गया इंपॉर्टेंस कि कोहिनूर हीरा है, हीरे हैं, तो वो शुक्र को बहुत ज़्यादा वो करता है और आपके जीवन में सुख और विलासता लाता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में असर तो डालती हैं, लेकिन आपको और आपके ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि डेस्टिनी सिर्फ 40% है। दी शाहरुख खान द किंग बनने के लिए या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के लिए आपकी विल पावर भी काम कर रही होती है। जैसे कर्म भी क्या कर्म आप कर रहे हैं वो भी डिसाइड करता है। अगर पृथ्वी का वन वर्ड में आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि पृथ्वी है क्या, तो आप वन वर्ड में यही बोलोगे, कर्म प्रधान। यहाँ पे जो कर्म कर रहा है वही आगे बढ़ रहा है। तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार सुसाइड करने का लोगों का मन करता है, कई बार छोड़ छाड़ के कहीं हट जाने का मन करता है। तो मैं कहूँगी आप जितना चैलेंजेस और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं उतना आप कामयाब होते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। और 20% विल पावर के साथ हैं हमारे चैलेंजेस, जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आने दो, हम लेंगे। और 20% लोग उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो जॉब कर रहे हैं 40,000 की या 70,000 की तो वो हैप्पी है, वो चैलेंजेस नहीं लेना चाहते। समझ गए। तो अगर आप चैलेंजेस लेते हो, क्योंकि अगर हम शाहरुख खान जी की या मोदी जी की बात करें तो वो कुछ और कर रहे थे और कुछ और बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और चैलेंजेस लेने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग किया कि हाँ हम लेंगे, फेल होंगे या पास होंगे वो तो बाद की बात है। तो लोगों में आज जो प्रॉब्लम है वो यही है, आजकल का यूथ क्या करना चाहता है, बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं वो सेंसिटिविटी बहुत है उनमें, क्योंकि 2000 जब जुड़ा ना तो वहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा जुड़ गई, बहुत इमोशंस जुड़ गए। आपने देखा परिवारों में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या हुआ कि परिवार अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है, तो वो अब पैम्परिंग बढ़ चुकी है, यानी इमोशनल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और 2 नंबर की एनर्जी आने की वजह से बच्चे अंदर से बहुत सेंसिटिव हैं, वो चैलेंजेस नहीं लेना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक ऐसी बात है, जैसे आपने मोदी जी हो गए या हमारे एंड अदर पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करा, जैसे अंबानी है। अंबानी क्यों है? क्योंकि अंबानी जिस दिन पैदा हुए थे और जिस टाइम पे पैदा हुए थे और भी लोग पैदा हुए होंगे, बट अंबानी ही अंबानी क्यों बना? या भीमराव अंबेडकर या बहुत से ऐसे नाम हैं, सुभाष चंद्र बोस, किस फैमिली से पैदा होके कहाँ चले गए? अगर हम इतिहास देखें तो मुझे लगता है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल लोगों में कम है। यूथ में जो जेनजी है या जो अल्फा है उनमें तो बहुत कम है, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं बट विल पावर कम है। अगर हम 19 सेंचुरीज की पूरी जो 19 वो चला शताब्दी की बात करें तो लोगों में विल पावर थी, कम लोग बाहर आए लेकिन विल पावर स्ट्रांग लेके आए, जैसे मोदी जी, शाहरुख खान जी, अक्षय कुमार जी, बहुत से हम ऐसे नाम ले सकते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड नाम की एक चीज होती है, तो आपसे समझना है बेसिकली लोशो ग्रिड होता क्या है? देखिए न्यूमरोलॉजी 3 तरह से काम करती है। एक तो है कीरो वाली, उनको सब जानते हैं, बहुत 80% बुक्स कीरो के नाम से ही छपती है और हम लोग उनको पढ़ते हैं। एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक शास्त्र, क्योंकि अगर आप ज्योतिष में जाते हैं तो भचक्र की गणना ही नंबर से की जा रही है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालना भी नंबर्स का कमाल है। आज आपके डेट ऑफ बर्थ हमें मिला, उसके हिसाब से 100 सालों का पंचांग देखना, वो भी सारा अंक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो अंक शास्त्र पहले तो सपोर्टिव एलिमेंट है ज्योतिष का। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 तरह की हमें अंक शास्त्र मिलते हैं। कीरो का साइंस अलग है, हमारी वैदिक साइंस में अंक शास्त्र अलग है और वेस्टर्न अंक शास्त्र बिल्कुल अलग है। लूशो ग्रिड ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है और इससे हम जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में कौन से योग है, कौन से योगों को हमने एक्टिवेट करना है। जैसे अगर हम विराट या अनुष्का की बात करें या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात करें, तो जो चीज मेरे लूशो ग्रिड में जो चीज कम है, जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, अगर मेरे पार्टनर की वो चीज मिल जाती है तो मैं वो राजयोग को एक्टिवेट कर सकती हूँ।
तो न्यूमरोलॉजी सपोर्टिव एलिमेंट होने के साथ साथ हमारे जीवन में राजयोग को भी एक्टिवेट कर सकती है। ओके। जैसे सपोज दैट आपके लूशो ग्रिड में कोई भी एलिमेंट कम है। लूशो ग्रिड होता क्या है, तीन की उसमें क्रॉस करके काटा जाता है, यानी 3 अंक ऊपर आते हैं, 3 बीच में और 3, ये एक पूरी तरह से कैलकुलेटिव अंक होते हैं। और अगर इसकी शुरुआत कही जाए तो चाइनीज कहते हैं कि हमने इसको ढूंढा, लेकिन हमारे हिंदू जो मंदिर है वहां पे भी लूशो ग्रिड बहुत से कछुओं के ऊपर बहुत हजारों साल पहले से हमें मिल रही है। तो वो जो एक इक्वेशन है, वो एक यंत्र है, जैसे हम लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं, हम कुबेर यंत्र बनाते हैं, वो वैसा एक यंत्र है जो जीवन के मनुष्य के हर पहलू पर काम करता है। सबसे पहला अगर मैं अंक की बात करूं तो सबसे पहला अंक जो सबसे ऊपर की लाइन में होता है वो 492 होता है। सपोज है अब आपके लूशो ग्रिड में कोई भी अंक मिसिंग है, अब आपको उस अंक यानी उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में वो अंक आ गया, तो राजयोग आपका एक्टिवेट हो गया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलाना या अंक शास्त्र में लूशो ग्रिड को मिलाना हम लोग बहुत सपोर्टिव मानते हैं, इससे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ओके, मेरे को नहीं पता था कि लूशो ग्रिड भी मिला के जो ना रिश्ते देखे जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देखे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपके हस्बैंड वाइफ के दोनों के लूशो ग्रिड में वो अंक नहीं आया और आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसमें आ गया, तो भी आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा। कई बार कहते हैं ना, बच्चा होने के बाद मेरी तो जिंदगी बदल गई, या विवाह होने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, ऐसा भी होता है। तो कई बार हमारे जीवन में, क्योंकि अगर आप विराट कोहली जी को देखते हो, अनुष्का जी को देखते हो, तो इनके साथ ऐसा ही कंडीशन बनी। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के साथ भी आप देखते हो, क्योंकि अक्षय कुमार के लूशो ग्रिड में जो नंबर्स नहीं थे वो ट्विंकल जी के आने के बाद उनको मिले, तो राजयोग बन गया उनके लिए। देख लीजिए। तो यानी मैरिज के बाद अगर हम लूशो ग्रिड बना रहे हैं, देन वी शुड कंसीडर अपने पार्टनर का भी क्या नंबर्स हैं, उसको वी कैन इंक्लूड इन आवर लूशो ग्रिड। बिल्कुल। जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको क्यों कहता है कि कुंडली मिलान बहुत जरूरी है? क्यों? सिर्फ हमारी केमिस्ट्री और कैपेबिलिटी देखने के लिए नहीं, हमारी पूरी लाइफ में क्या चीजें मेरे पास है और क्या चीजें उसके पास नहीं है वो देखने के लिए। सपोज दैट, एक एग्जांपल देती हूँ, आपके बर्थ चार्ट में संतान योग नहीं है, या दरिद्र योग है, या आप जिंदगी भर जॉब नहीं करेंगे, कुछ आपके पास पैसा खास नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर की कुंडली में इस चीज को बहुत डोमिनेटिंग देख लो तो शादी तो चल जाएगी ना, पैसा तो आएगा। संतान नहीं है एक के पास है, तो 50% तो चांसेस बनते हैं कि संतान होगी। इसलिए कुंडली को मिलाना बहुत जरूरी कहा जाता था। एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मंगल योग से लोग बहुत डरते हैं और आजकल बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्लेम कर रहे हैं मंगल योग नहीं होता। क्लेम आपने सुना होगा कि डराया जाता है मांगलिक योग नहीं होता। तो मैं कहूंगी आप कैसे कह सकते हो कि मांगलिक योग नहीं होता? हमारे जो ऋषि मुनि, जो पराशर जी या भृगु जी थे, उन्होंने इसको कोई दोष नहीं माना, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर आप उनके योग के वो देखते हैं, जैसे लोगों पर हम उस चीज की प्रोमिनेंट चीजों को देख रहे हैं। सपोज दैट, एक एग्जांपल दूंगी, किसी की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो पति का एक्सीडेंट होगा या फिर डिवोर्स होगा, ये होता है ना। अगर जो चीज हो रही है और 80% तक सही हो रही है, तो उसको लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, योग में या दोष में, वो हो तो रहा है, और वो हमारे ऋषि मुनि भृगु जी ने, पराशर जी ने हमें दिया, तो वो हो तो रहा है। ठीक है, उन्होंने इसको बहुत डोमिनेटिंग नहीं वर्ड्स में लिखा, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, शादी मिलाने से पहले देख लेते थे कि मंगल यहाँ पे है, शादी करनी नहीं है, बिल्कुल, इस लड़की को विषकन्या बना दो, या इसको सेना में डाल दो, या इसको हम और जगह पे यूज कर सकते हैं। तो पहले जब जीवन होता था, जब मनुष्य पैदा होता था, चाहे वो स्त्री के फॉर्म में या वो पुरुष के फॉर्म में, उसकी डेस्टिनी क्रिएट की जाती थी। आज क्या होता है, आज आप अपनी डेस्टिनी बिना ज्योतिष के खुद ही चूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पहले लोग कहते थे विषकन्या बना दो, या इसको देश का दूत बना करके बाहर भेज दो। वो कैसे क्रिएट किए जाते थे? आपके बर्थ चार्ट से, क्योंकि मंगल का अष्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा को दे देता है। तो ये इसमें जो आप बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वैदिक तरीके से जो पैदा होने के बाद जो बर्थ चार्ट जिसको हम कुंडली बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक बर्थ चार्ट जो चंद्र कुंडली पर आधारित है, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक जो ज्योतिष है, जो लाखों साल पुरानी है, वो चंद्र ज्योतिष पर आधारित है।
देखिए इसमें मैं आपको 2 चीजें बोलूंगी। हमें 9 ग्रहों से बनाया गया, 5 तत्वों से बनाया गया, लेकिन क्या आपको 5 तत्व हमारे अंदर दिख रहे हैं या 9 ग्रह हमें हमारे अंदर दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं। बिल्कुल। हमारा जब पोस्टमार्टम होता है आपको 2 चीजें कभी नहीं मिलती है जो आपको सुनने के लिए जीवन भर मिलेंगी, आत्मा और मन, ठीक है। लेकिन 2 ग्रह आपको सामने दिख रहे हैं, एक है सूर्य जो आत्मा कारक है, एक मन जो चंद्रमा कारक है। तो जो 2 साक्षात ग्रह दिख रहे हैं, और भगवान राम को क्या बोला गया? सूर्यवंशी। भगवान कृष्ण को क्या बोला गया? चंद्रवंशी। यानी हमारी आत्मा और हमारा मन हम पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जो पाश्चात ज्योतिष है वो कहती है सूर्य नाड़ी, यानी हम सूर्य से आपकी प्रिडिक्शन करेंगे। वैदिक ज्योतिष क्या कहती है? चंद्र नाड़ी, हम चंद्र से आपकी प्रिडिक्शन करेंगे। चंद्र से प्रिडिक्शन करने से आप पर डे की एक्यूरेट कंडीशन निकाल सकते हैं, जबकि सूर्य से अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो पर मंथ की एक्यूरेट कंडीशन निकाल सकते हैं। तो डीप क्या हुआ? पर डे की निकालना, एग्जैक्टली। क्योंकि पर मंथ की तो निकालनी सूर्य के उस पे आधारित हो गई कि सूर्य आज इस राशि में है और 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहीं रहेंगे तो यही होगा। लेकिन पर डे भी तो हम काम कर रहे हैं, हम कमाने जाएंगे, हम मीटिंग्स करेंगे, हम शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढेंगे, तो हमें उस पर भी काम करना है। तो वैदिक ज्योतिष बहुत डीप काम करती है। बिल्कुल। तो इसमें मेरे को ये पूछना था, जैसे हम लोशो ग्रिड की बात कर रहे थे, तो क्या कोई कॉमन इंडिविजुअल अपना लोशो ग्रिड खुद बना सकता है? बिल्कुल। ओके। सपोज दैट एक डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल ली जाए कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली, सपोज दैट मैं लेती हूँ 2 अगस्त 2004, ठीक है। अब आपने क्या देखा? 2/8/2004 आया। अब जब लूशो ग्रिड को हमने बनाया तो आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं जो 9 नंबर्स का पैटर्न है और 3x3 किया गया है। यानी स्टार्टिंग लाइन है 492, सेकेंड लाइन में आता है आपका 357 और थर्ड लाइन में आता है 816। तो लूशो ग्रिड के अकॉर्डिंगली हम वो नंबर्स वहां पे वो नंबर पुट कर दिया आपने, लेकिन जहां पे जो नंबर नहीं था वहां पे आपने 0 पुट करना है। ओके। सपोज दैट 2 अगस्त 2004 अगर हमें मिलता है तो वहां पे हमें 2 नंबर तो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत डोमिनेटिंग मिला, तो हम 2 नंबर को कितनी बार लिखेंगे? 2 हमने लिखा। 1 नंबर मिसिंग है तो 1 नंबर हमने वहां पे 0 लिख दिया। ठीक है। 4 नंबर मिसिंग नहीं है, ठीक है। 2004 में 4 आ गया तो 4 1 टाइम हमने लिख दिया। 9 नंबर मिसिंग हो गया, 8 नंबर आ गया, है ना। तो जो नंबर मिसिंग है आप 0 लिख दीजिए और जो नंबर आ गए वो आप लिख दीजिए। अब आपके क्या राजयोग कंप्लीट हो रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे तो राजयोग मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर ही बहुत डोमिनेटिंग आ रहा है, तो राजयोग मिलेंगे ही नहीं। अब इस बच्चे के बर्थ चार्ट में राजयोग को लाया कैसे जाए? तो जो नंबर मिसिंग है, जैसे 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत सेंसिटिव है बच्चा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कई बार डिप्लोमेसी में भी पड़ जाता है। 3 नंबर नहीं है, यानी नॉलेज की कमी है, वोकल उतना नहीं है, अपने मन की बातों को उस तरह से नहीं रख पाता है। 4 नंबर है, इट मीन्स मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जो उसको समझाया जाता है वो उसको समझ के कर सकता है। लेकिन 3 नंबर की एनर्जी नहीं है तो आपके अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा। 5 नंबर नहीं है, यानी आप व्यापारिक बुद्धि नहीं रखते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे वोकल नहीं हो पाते हो, आप अपनी बातों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, अपनी बातों को अंदर में रख लेते हो। 6 नंबर नहीं है, यानी आपके जीवन में लग्जरी की कमी है, सुख की कमी है, पैसे का अभाव हम शनि के नंबर 8 नंबर से भी देखते हैं। अच्छा। तो आपके जीवन में बेसिकली सुख नहीं है, लग्जरी नहीं है, तो हम वैसे देखते हैं। 7 नंबर नहीं है तो आपके अंदर अध्यात्म की कमी है, आप बहुत ज्यादा दिखावा करते हो, या तो पूजा करते समय या तो बिल्कुल नहीं करते हो, तो डिसबैलेंस है। 8 नंबर यानी आपका पैसे को मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा नहीं है। शुक्र आपको पैसा दे सकता है, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आपके पास शनि होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया, यानी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है यानी ये इंसान में वो आत्मविश्वास, वो साहस नहीं है जो किसी भी काम को करेज करने के लिए होना चाहिए। तो आपके पास जो नंबर नहीं है, अब उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए? सपोज दैट आपका क्वेश्चन आएगा, ऑडियंस पूछेगी हमारे पास तो ये नंबर नहीं, हम क्या करें? एक तो आपके पास ऑप्शन है कि जो नंबर आपके पास नहीं आपके पार्टनर में हो जाए,
तो आपकी लोशो ग्रिड, आपका राजयोग कंप्लीट हो गया। लेकिन जो बच्चे हैं छोटे, वो क्या करें, या अब हमारे पार्टनर में भी वो नंबर नहीं आया तो हम क्या करें। सपोज दैट एक नंबर नहीं है, यानी सूर्य की एनर्जी नहीं है, आप डिसिप्लिन रहिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, पिता की सेवा करिए, एक नंबर की एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। 2 नंबर आपके पास नहीं है, आप अपनी मदर को बहुत प्यार करो, आप लोगों का हेल्प करो, है ना, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, 2 नंबर की एनर्जी आ जाएगी, चंद्र देवता को जल देना शुरू करो। आपके पास 3 नंबर नहीं है, आप पढ़ाई डेली करो, कोई भी बुक पढ़ो, कुछ भी लिखो, आपका 3 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास 4 नंबर नहीं है, आप किसी भी चीज को गांठ मार लो कि ये 1 घंटा मैं ये काम करूंगा, क्योंकि 4 नंबर वालों में जब 4 नंबर नहीं होता तो हम लोग बहुत ज्यादा अनबैलेंस कैटेगरी के हो जाते हैं कि सुबह मैं उठी तो मैंने सोचा तो मैं ये करूंगी, बट मैंने वो किया नहीं और टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाई। 4 नंबर वाले लोग टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, आप हमेशा इस चीज को नोट करेंगे। तो अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाओ। 5 नंबर नहीं है, आप बहुत ज्यादा वोकल होके बात करो, अपने मन की चीजों को बाहर निकालना शुरू करो, बात करते समय संतुलित रहो, क्या गलत बोल रहे हो क्या सही बोल रहे हो, तो 5 नंबर की एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही हम अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम क्या स्टोन पहने या क्या चीजें रख सकते हैं। अब इसमें भी है कि अगर आपके पास सूर्य की एनर्जी लानी है, सुबह मैं उठी, सूर्य देवता को जल दिया और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो सूर्य की एनर्जी मेरे अंदर आएगी। रूबी पहन लिया, जिसे हम सूर्य का स्टोन भी कहते हैं, वो पहन लिया, माणिक्य, उससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। चंद्रमा के लिए हम चांदी धारण कर लेते हैं, चांदी के बर्तन में जल पीना शुरू कर देते हैं, मोती पहन लेते हैं, उससे अंदर चंद्रमा की एनर्जी आ जाती है। तो हर प्लैनेट की एनर्जी को आप फिजिकली भी और अपने अंदर के उसको चेंज करके भी उस एनर्जीज को बढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल है, तभी मैं कहती हूँ आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि विल विल जरूरी है, विल अगर नंबर्स नहीं है तो कि ये मुझे चाहिए, एग्जैक्टली, तो बस मुझे वो चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो वैसे ना लोशो ग्रिड बनाते टाइम ना हम एक ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी बेसिकली यूज करते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ली 2 अगस्त 2004, तो इसमें जो ड्राइवर नंबर आया वो तो 2 नंबर हमें मिल गया। जिस भी डेट को आप पैदा होते हो वो आपका ड्राइवर नंबर है। अगर वो 23 है या वो 25 है तो उसका टोटल नंबर सम करके आप निकाल लो, वो आपका ड्राइवर नंबर आ गया। यानी आपका जो नेचर है, आपका जो ट्रेड है, आपका जो इफेक्ट रहेगा वो उसी नंबर पे रहेगा। सपोज दैट आप अपना एक बार नंबर बोले, सपोज दैट आपका क्या नंबर है? 15 जून। 15, तो आप 6 नंबर है। Okay. 6 नंबर बचपन से ही अपनी चीजों को बहुत वो रखना चाहता होगा, भले ही वो कैसी भी फैमिली से है, वो दिखता अच्छा होगा, है ना। उसको जरूरी नहीं है कि उसको महंगे कपड़ों की ही जरूरत है, वो सस्ते कपड़ों में भी बहुत अच्छा दिख जाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंसान दिख रहा होता है कि वो ब्रांडेड है। तो 6 नंबर अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। अब जब आपके डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं तो हमें 2 अगस्त 2004 पे मिलता है 7 नंबर, यानी केतु की एनर्जी, टोटल नंबर, यानी अध्यात्म आपको मिल रहा है, तो वो कंडक्टर नंबर हो गया। तो ड्राइवर क्या है? चंद्रमा, और कंडक्टर नंबर क्या है? जो टोटल आता है पूरे डेट ऑफ बर्थ का सम। अब कंडक्टर क्यों बोला गया है, ड्राइवर क्यों बोला गया? कि गाड़ी तो ये चला रहा है, पर ड्राइवर को हेल्प कौन कर रहा है? वो कंडक्टर है। तो हमें जब हम अपना कंडक्टर का नंबर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा प्लैनेट हेल्प करेगा। जैसे इस बच्चे के लिए अगर मैं आपको बोलूं, ये अगर इंट्यूटिव फील्ड में चला जाए, अध्यात्म की फील्ड में चला जाए, गुप्त रहस्यों की फील्ड में चला जाए, या कह सकते हैं कि ओकल्ट साइंस में किसी भी तरह चला जाए, आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए, तो ये बहुत कमाल कर सकता है। क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा की एनर्जी है, पूरी तरह क्वीन एनर्जी है, तो पैसा वाला तो रहेगा। अगर केतु यानी अध्यात्म, ओकल्ट साइंस, गुप्त रहस्यों की एनर्जी जुड़ जाती है तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बेसिकली ये लोशो ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का भी यूज करते हैं। वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सपोज दैट इस डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर तो कहीं नहीं आया था, लेकिन कंडक्टर नंबर 7 आने की वजह से हमें वो 7 नंबर मिल गया। और अगर आप कई बार देखते हैं, जैसे एक और डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, 26 जून 1979, तो अगर आप इसको नंबर्स देखें, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 6 2 बार रिपीट हो गया,
ठीक है, और 1979 तो 1979, तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इसको टोटल किया तो 4 भी मिल गया, टोटल 7 नंबर ही मिल गए 9 में से इसमें से। तो इसका मतलब ये बहुत बड़े राजयोग वाली कुंडली हो गई। और अगर 2 नंबर इसके पार्टनर में आ गए, सपोज दैट 2 नंबर इसके पास नहीं आया, 2 नंबर इसके पार्टनर को बहुत डोमिनेटिंग मिल गया, तो इसका राजयोग पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। 5 नंबर इसके पार्टनर में आ गया या इसकी संतान में आ गया, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप उस ग्रह से रिलेटेड स्टोन पहन लीजिए, चीजें पहन लीजिए, या उसके उपाय कर लीजिए। देखिए, अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो उपाय पर ध्यान दीजिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये मत पूछिए कि मेरा फ्यूचर कैसा है, आप ये पूछिए मुझे ये बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ या नहीं, और अगर बन सकता हूँ तो क्या उपाय करूँ। तो इसमें यही पूछना था मेरे को आपको कि क्या न्यूमरोलॉजिकली हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बना है या फिर जॉब के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसमें अगर बिजनेस में भी हो कि किस फील्ड में उसको बिजनेस करना चाहिए, इज इट पॉसिबल? देखिए, अगर आप एक्यूरेट कंडीशन जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, तो फिर आप ज्योतिष में जाइए, क्योंकि ज्योतिष में हम दशमांश कुंडली, D10 बर्थ चार्ट, D2 बर्थ चार्ट और D6 बर्थ चार्ट, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस से हम आपकी पूरी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आप इसी फील्ड में आप बहुत सक्सेसफुल रह सकते हैं। अंक शास्त्र हमें सपोर्ट कर सकता है, बट एक्यूरेट चीज नहीं बता सकता। वो हमें ये बता सकता है आप जॉब में जाओ या आप बिजनेस में जाओ, आप तकनीकी क्षेत्रों में जा सकते हो या आप बिल्कुल वाणिज्य के क्षेत्रों में जा सकते हैं, इतनी हेल्प की जा सकती है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्यूरेट बताइए, तो उसके लिए तो हम वैदिक ज्योतिष में जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में हमें महादशा मिलती है, आज का जो ग्रह गोचर है वो मिलता है, हमें आपका सारे बर्थ चार्ट मिल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको लग रहा है कि एक ही कुंडली है, नहीं, हम 360 कुंडलीज बना सकते हैं उसमें। हम आपकी गर्भधारण कुंडली भी बना सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हम कुंडली देखने के बाद भी इस इंसान का प्रॉब्लम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर हम गर्भधारण कुंडली बनाते हैं कि अगर गर्भधारण कुंडली में प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि बिल्कुल। जब भी मनुष्य जन्म लेता है, सिर्फ आप जन्म को नहीं देखोगे, उसका गर्भधारण भी तो देखोगे। तो गर्भधारण कुंडली की भी संविधा हमारे ज्योतिष शास्त्र में है, जो अंक शास्त्र या किसी और टेक्निक में नहीं है। तो वैदिक ज्योतिष आपकी एक एक चीज एक्यूरेट बता सकता है, अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो। और एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा है जो आपका पास्ट बता दे, और फ्यूचर का तो प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। जो आपका पास्ट बता सकता है वो फ्यूचर बता सकता है। मेरा ना इसी पे क्वेश्चन था, जो आपने कहा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आज के टाइम पे। ये कैसे हम फिगर आउट करें कि जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं या फिर जिसके पास हम कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग कहते हैं इतने एस्ट्रोलॉजर हो गए, बाढ़ आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम नहीं। पहले के लोग तो हर पर्सन ज्योतिष को सीखता था, पंचांग देखना जानता था, तो ज्योतिष तो हर घर में थी। आज आपको जो लोग दिख रहे हैं वो ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? तो ये बातें मत करिए कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, होने दीजिए ना। जितना कंपटीशन होगा उतना हमारे जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे, उतना हम भी आगे बढ़ेंगे, उतनी एक्यूरेसी की तरफ काम करेंगे। एक्यूरेसी, हमारी पहचान बढ़ेगी, लोग हमें पूछेंगे। और अगर कंपटीशन होगा ही नहीं तो जो गलत है वो गलत ही आगे बढ़ रहा है, सही है तो वो कहाँ है पता नहीं। क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं और किसी गांव में या किसी शहर में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष सबको आनी चाहिए, और मुझे किसी के एस्ट्रोलॉजर बनने से बिल्कुल वो नहीं, मैं तो कहती हूँ सबको आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और वो आपको डरा नहीं रहा, और फालतू की बातें नहीं बोल रहा कि आप शराब पी लो, आप बिना नहाए भी सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हो, आप बिना पितृ पूजा के भी आपको पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, आपको कोई मांगलिक दोष नहीं है, आप कोई भी उपाय मत करो, बस हमें ये पैसा दे दो, मैं हवन कर देता हूँ और आप ठीक हो जाओगे, तो ये गलत है। जो छोटे छोटे उपाय हैं ना वो बहुत जल्दी काम करते हैं। सपोज दैट आप सूर्य देवता को ठीक करने के लिए ये कर लो, लेकिन अब क्या है, लोग 9 के 9 ग्रहों का उपाय बता रहे हैं। किसी की कुंडली में 9 के 9 ग्रह खराब नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। पहला हम उपाय किसका बताते हैं? जिसका आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे ये चाहिए, वो उपाय। दूसरा उपाय महादशा का, कि महादशा जिसकी चल रही है वो हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। तीसरा उपाय, इसमें वो बनने की काबिलियत है या नहीं है।
यानी लग्नेश से रिलेटेड। अगर लग्नेश अच्छा है, D9 बर्थ चार्ट में भी लग्नेश की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 2 उपाय आपको बहुत चीजें प्राप्त करवा सकते हैं। एक चीज मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं जो भी आपके प्लैनेट जो बहुत ज्यादा खराब होता है और जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है, उसके यंत्र पहना देती हूँ। ओके। यंत्र के साथ स्टोन भी आप पहन सकते हो, स्टोन अच्छी हेल्प करेगा, लेकिन यंत्र मैं सबको पहना देती हूँ। यंत्र क्या होता है? यंत्र जैसे लूशो ग्रिड है, ओके। एक ग्रिड है, जैसे चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है और आपका तुला लग्न है और दशमेश आपके चंद्रमा बने, तो मैं आपको चंद्र का ग्रिड पहना दूंगी। ओके। अब मोती से ज्यादा ग्रिड काम करेगा। क्यों? क्योंकि मोती उसका स्टोन है, उसका एलिमेंट है। ग्रिड में क्या है, हमने उसको वो किया, पोक किया है कि आप आइए और इस पर्सन की लाइफ में ये चीजें दीजिए, तो कौन ज्यादा एक्टिवेट हुआ? चंद्र देवता ना। तो मैं यंत्र पर बहुत काम करती हूँ। मेरे घर में अगर आप कभी आए तो वास्तु के हर यंत्र आपको घर में मिलेंगे एज अ दिशा के पोजीशन के हिसाब से। मैं यंत्रों को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानती हूँ। और अगर आप वैदिक ज्योतिष को देखते हो तो वैदिक ज्योतिष में भी यंत्रों को बहुत पावरफुल माना गया है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो रेखा से और बिंदु से बने यंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन उसमें गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे आसान जो यंत्र होते हैं वो नंबर्स के होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप श्री यंत्र की बनावट को देखते हैं या काली यंत्र को देखते हैं तो उसकी जो रूपरेखा है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत क्रिटिकल है। लोगों को ये नहीं समझ में आता। लोगों को लगता है कि श्री यंत्र मार्केट से खरीदो और रख लो, लेकिन जो आप श्री यंत्र ला रहे हो वो कितना एक्यूरेट है, ये आप कैसे गणना करोगे? अगर एक्यूरेट है तो वो आपको हेल्प करेगा, और एक्यूरेट नहीं है तो श्री यंत्र जिंदगी भर अपने घर में रखिए, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं नंबर्स वाले यंत्रों को बहुत ज्यादा पावरफुल मानती हूँ। तो मूविंग फॉरवर्ड, मेरा ना आपसे एक सवाल था। जैसे हमने देखा बहुत सारे लोग ना अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एन और एक्स्ट्रा आर जोड़ा हुआ है। एंड एक बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं अरविंद सूद करके, उन्होंने अपने नाम में अरविंद में ई एक्स्ट्रा डाल दिया और सूद की स्पेलिंग पूरी ही चेंज करके SOOD की जगह SUD कर दिया। तो बेसिकली नाम चेंज करके क्या प्राप्त हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बोलूँगी, अगर आपका नेम नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर और ड्राइवर नंबर मैच कर रहा है तो आपको कोई नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे 70% लोग होंगे जिनको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। 30% लोगों को नाम चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर और आपका नेम नंबर दोनों एनिमी के फॉर्म में आ जाते हैं तो आप चेंज कर सकते हो। और चेंज करने से होता क्या है, जैसे अब मैंने उसका टोटल नंबर जो निकाला वो अगर मेरी डेस्टिनी और ड्राइवर कंडक्टर से मैच कर रहा तो वो मुझे हेल्प करेगा। जैसे मेरा लकी नंबर 2 है और मेरा जो नतिशा मल्होत्रा का भी जो टोटल नंबर आता है वो 2 अपने आप ही आया, उसमें मैंने कोई कैलकुलेशंस नहीं किए, वो अपने आप आया, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल हो गया। ठीक है, अगर ये आ जाता 4 पे या 8 पे तो मैं इसको जरूर चेंज करती। तो अगर वो एनिमीज नंबर है तो आप प्लीज चेंज करिए, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप एक्स्ट्रा ई या एक्स्ट्रा ए लगा रहे हो ना, पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो उसको फैशन में आके तो बिल्कुल मत करिए। थर्ड थिंग, जो पहला नाम का जो पहला अक्षर होता है, जैसे मेरा N है या किसी का H होगा या किसी का P होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव अच्छे वो दे सकता है। तो हमेशा अपने घर में जब भी किसी बच्चे का नाम रखें तो इस बात की कोशिश करें कि वो किसी देवता या किसी उस पे नाम होना चाहिए, क्योंकि जो देवी देवताओं के नाम रखे गए ना वो बहुत कैलकुलेटिव रखे गए हैं, वो उनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता को देख के रखे गए हैं। जैसे आप शिव बोलते हैं तो शिव का दूसरा नाम क्या है कि ये भोले भंडारी भी हैं, ये प्रलयकारी भी हैं, तो उनके जो ट्रेड्स थे, क्वालिटीज थी, उनको देख के रखा गया। तो उनके अगर नामों पे रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान के नामों पे नाम नहीं रखने चाहिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल रखने चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं, डेवलप होती हैं। अगर आप सिंपल राम नाम लेते हैं तो राम नाम में हमें क्या मिलता है? मर्यादा मिलती है, सिलेंडर मिलता है कि हम हर जगह पे स्वीकृत दे रहे हैं, हम हर जगह पे एक अपना वो दे रहे हैं कि हाँ आप ठीक हो, हम आपके आगे सिलेंडर करते हैं, जिसे कहते हैं स्वीकार करना, किसी भी कंडीशन को स्वीकार करना।
अब बच्चों का अगर नाम राम नाम रखा जाता था, आज तो नहीं रखा जाता है। तो आप उधर देखिए, वहां पे लोगों में बहुत पेशेंस था, लोगों में बहुत ज्यादा स्वीकृति की भावना थी, प्रेम बहुत था। आज जो लोगों में कम हो चुके हैं, क्योंकि आजकल नाम कैसे चल रहे हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम रखने का एक फैशन बन चुका है कि रख दो ये अजीब से नाम, जैसे आप बोल सकते हैं कुछ अलग से, तो उनकी इक्वेशन भी तो चेंज होती है ना, उनके भी तो वाइब्रेशंस है ना हर नाम की। तो जब हम ओम बोलते हैं तो हमें ओम की वाइब्रेशंस मिलती हैं, और जब हम एविल बोलते हैं तो हमें एविल की वाइब्रेशंस मिलती हैं। तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए बच्चों का नाम रखते समय बहुत सोच के रखिए। बच्चों का नाम तो रखेंगे, बट इससे पहले समझना है कि हमारे देश के लिए कौन सा नाम बेटर है, भारत या इंडिया। देखिए, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। कोई कहते हैं कि इंडिया का मतलब है कि गरीब देश, या इसको बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन दी गई। कुछ ने कहा कि इंडस से इंडिया बन गया क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बना। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सप्त नदियों के देश में हैं, तो सिंधु हमारा देश का नाम होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि भारत, जो राजा भारत थे उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो मैं बेसिकली कहूँगी कि जो भारतवर्ष, अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे देश का नाम भारत ही होना चाहिए। अब अगर इसमें कंट्रोवर्सी की बात करूं तो ये हमारे नेहरू जी की कंट्रोवर्सी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रखा पाकिस्तान, नाम इनको रखना चाहिए था हिंदुस्तान, क्योंकि है तो ये हिंदुस्तान, लेकिन इन्होंने क्या वो रखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मैच नहीं करना चाहिए, वेस्टर्न इंडियन नाम रखेंगे, तो हमने इंडिया कर दिया। ना मैं हिंदुस्तान के फेवर में हूँ, ना मैं इंडिया के फेवर में, मैं तो भारत के फेवर में हूँ, क्योंकि हम अपने भारत को एक अखंड भारत के उसमें देखना चाहते हैं। अगर हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें तो अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली पे बहुत सारे सवाल हैं कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या फिर खेलेंगे। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली मैं आपसे पूछना चाहूँ तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी और व्हाट आई कैन से कि क्या उनमें से कोई 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा या दोनों ही खेलेंगे? 2027 का टोटल नंबर 2 आएगा, ठीक है, चंद्रमा का नंबर आएगा, और रोहित जी की जो नंबर है टोटल नंबर वो 3 है। तो 3 नंबर क्या है? गुरु का नंबर, एडवाइजरी, कप्तान, अपनी नॉलेज देना, अपनी चीजों को, गलतियों को बताना लोगों की। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा का जो सबसे बड़ा जो राजयोग है जो कुंडली में बनता है, वो बनता है गज केसरी राजयोग, जो बनता है चंद्रमा और गुरु के कैलकुलेशन से। तो मुझे लगता है कि रोहित जी 2027 में अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका 3 नंबर है जो गुरु का नंबर है, और 2027 का टोटल 2 आएगा। तो गज केसरी राजयोग होने के कारण इनका जो कमबैक रहेगा या जो भी चीजें रहेंगी वो फेवरेबल रहेंगी। ओके, हाउ अबाउट विराट कोहली? अगर विराट कोहली जी का मैं बात करूं तो विराट कोहली जी के पास है ड्राइवर 1 और कंडक्टर 5, ठीक है। 1 नंबर के साथ 2 नंबर यानी चंद्रमा का नंबर हमेशा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सूर्य से ही चंद्रमा रोशनी ले रहा है और काम कर रहा है, ठीक है। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता 2 नंबर के साथ, क्योंकि वो बुध का नंबर है। लेकिन मैं कहूंगी फिर भी वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अपने आप में बहुत है, और उनके लिए 2026 और 2027 दोनों बहुत अच्छे हैं। तो इट मींस दोनों वर्ल्ड कप 2027 का खेलेंगे। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगी? मैं तो चाहूंगी कि जीते, और चंद्रमा का साल है, इमोशनल ब्रेकडाउन अगर ना देखे जाए तो बिल्कुल जीतेगी। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ यही है कि लोग ये सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आपकी लाइफ की हर एक चीज की प्रेडिक्शन हो सकती है। बड़े बड़े इवेंट्स आप निकाल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन छोटे इवेंट्स आप नहीं सर्च कर सकते हो इसमें। लेकिन लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं, बट मैं इसको नहीं फेवरेबल मानती हूँ, और इसीलिए लोगों में गलतियां भी होती हैं। अगर आप ज्योतिष से जुड़ते हो, वैदिक ज्योतिष में जाते हो, तो आप छोटे छोटे इवेंट्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जैसे लोग कहेंगे क्या मृत्यु निकाली जा सकती है? हाँ, अंक शास्त्र से भी निकाली जा सकती है, आपकी मृत्यु की डेट निकाली जा सकती है, और ज्योतिष शास्त्र से भी निकाली जा सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से भी जो उसकी विद्या है वो अंक शास्त्र से ही जुड़ी हुई है, तो निकाली तो दोनों से जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, ठीक है, तो आज के दिन का मैं टोटल करूंगी। सपोज दैट आज 6 तारीख है, शुक्र का नंबर आ रहा है, शनिवार का दिन है, तो ठीक है, दोनों फ्रेंडली नेचर हैं और दोनों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। साल में मंगल का चल रहा है, तो मंगल की एनर्जी भी शुक्र के साथ मैच कर जाती है। लेकिन अगर मैं चंद्रमा को देखूंगी
तो मैं आज के दिन आपके भाव तक बता सकती हूँ कि आप किस भाव से आज रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कितना काम करेगा। तो मैं आपके पूरे दिन को, आपके भाव को, आपके नेचर को, आपकी सर्कमस्टांसेस को कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये जो कैलकुलेशंस है, ये ऊपर ऊपर का कैलकुलेशंस है जो एक्यूरेट है, लेकिन अंदर की चीजें नहीं बता पाता। अब जब जैसे मैं वैदिक कुंडली देखती हूँ और मैंने देखा कि आपके लग्न में मंगल है या चंद्रमा है, तो मैं आपका नेचर बता सकती हूँ। ठीक है। और वैसे ही जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर टोटल आ रहा है, तो आपका नेचर शुक्र जैसा है। आप बहुत ज्यादा सुख और विलासता के पीछे भागोगे, ब्रांड्स को बहुत ज्यादा प्यार करोगे, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन से चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती होंगी, तो वो रहेगा आपका नेचर। लेकिन इसके साथ साथ और भी ट्रेडिंग आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सा नंबर और भी ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है, उसके कैलकुलेशंस भी देखने पड़े। पर वैदिक कुंडली में बहुत सिंपल है, लग्नेश देखा और कैलकुलेशन शुरू हो गई। तो वो मुझे बहुत सिंपल लगती है और एक्यूरेट लगती है। जैसे आपने अभी बोला, एंड बोला भी जाता है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में बता सकती हैं। तो आखिर अगर आप सिंपल वर्ड में समझा सकें कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि अंक शास्त्र बड़ी बड़ी गणनाएं कर सकता है, आप क्या बनेंगे, आपका ये साल कैसा जाएगा, है ना, आपकी मृत्यु कब होगी या ये इवेंट कब होगा। लेकिन अगर आप पूछें कि मेरा अगला महीना कैसा जाएगा, मेरा अगला दिन कैसा जाएगा, मेरा अगला घंटा कैसा जाएगा, मुझे इस मीटिंग के लिए जाना है तो मैं क्या करूं, या ये पूरी होगी या नहीं, तो वैदिक ज्योतिष आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बहुत डोमिनेटिंग चीजें मिलती हैं हमें, महादशा और ग्रह गोचर। आज गुरु मिथुन राशि में है, वक्री कंडीशन में है, और चंद्रमा मिथुन गुरु से इतनी दूरी पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो हमें पूरी कैलकुलेशंस मिल रहे हैं। जबकि अंक शास्त्र में हमें इतने डोमिनेटिंग कैलकुलेशंस नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अंदर जाके चीज़ों को रिसर्च करनी है तो वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छी है, और अगर आप बहुत सिंपल वे में चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप अंक शास्त्र की तरफ जाइए। तो इसमें एक्यूरेसी की भी बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी, वी कैन से कि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा एक्यूरेट है कंपेयर टू न्यूमरोलॉजी। बहुत एक्यूरेट है आपके न्यूमरोलॉजी से। तो न्यूमरोलॉजी आपको अगर 50% प्रेडिक्शन दे सकती है और वैदिक ज्योतिष 100% प्रेडिक्शन दे सकती है। इसमें भी मैं आपको एक बात बोलूंगी कि हमारे वैदिक ज्योतिष को भी श्राप है। कुछ लोगों ने इस श्राप को बड़ा अलग तरह से डिफाइन किया, बट जो मैंने जिस शास्त्र को पढ़ा है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जब नारद जी ने पार्वती जी का भविष्य बताया तो उन्होंने बहुत डोमिनेटिंग बताया कि आपके जो पति होंगे वो शमशान वासी होंगे, वो ठंडे देश में बैठे होंगे और उन्होंने वस्त्र नहीं पहने होंगे, वो भस्म लगा के बैठे होंगे। तो जो उनकी माता जी थी मैनावती, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि इतना भी एक्यूरेट ज्योतिष नहीं होनी चाहिए कि दूसरा इंसान डर जाए। तो हाँ, ज्योतिष को श्राप है, लेकिन इस श्राप को हम बहुत माइनर उसमें देखते हैं कि 10 to 20% हम सही नहीं बता सकते, लेकिन 80% अगर एक एस्ट्रोलॉजर आपको सही बता रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर परफेक्ट है। अगर किसी की 40 to 50% बातें सच हो रही हैं तो मैं उसको ठीक ठाक मानूंगी, लेकिन मैं उसको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं मानूंगी। तो अगर आपको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर देखना है, आप उससे एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपना पास्ट पूछ लो। अगर उसने पास्ट की 80% चीजें निकाल के बाहर रख दी तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम राशि की बात करें तो हमें वैदिक स्टाइल से जो राशि निकाली जाती है उसको मानना चाहिए या फिर वेस्टर्न स्टाइल से जो राशि निकाली जाती है? देखिए, वेस्टर्न साइंस क्या कहता है कि अगर आप इस महीने पैदा हुए हैं, यानी अगर आप 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक पैदा हुए हैं तो सन साइन आपका ये बनेगा। ठीक है, ये सन साइन है, ये आत्मा कारक है, ये सूर्य कारक है। हमारी वैदिक ज्योतिष क्या कहती है, आप जिस समय पैदा हुए, चंद्रमा जिस राशि में था आपकी वही राशि है और उसी राशि से आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर बोलूंगी, चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर रहा है, 24 से 25 दिन में वो पूरा भचक्र पूरा कर लेता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य 12 महीने लगाता है, 1 साल, और चंद्रमा क्या लगा रहा है, 25 दिन। और अगर आप बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशंस देखें तो एक स्त्री का पूरा चक्र 24 से 25 दिन में कैलकुलेट हो रहा है। आप उस साइकिल को, जो एक फीमेल साइकिल है या जो चंद्र साइकिल है, आप फीमेल के साथ, आप भी मैरिड हैं, आप अपनी बहन को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को पूरा महीना चेक करो। उसका पूरा महीना 15 दिन बहुत ऊंचा उठता हुआ, बहुत अच्छी पोजीशन में जाएगा, 15 दिन बहुत डाउन जाएगा।
क्योंकि हमारा जो साइकिल है, हमारा जो हार्मोन्स है, वो चंद्रमा यानी चंद्र राशि से बने हैं। पुरुष किससे बने? सूर्य सर्कल, सूर्य साइकिल से। पुरुषों का भी हार्मोन्स चेंज होता है, पुरुषों के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट साल में एक बार। स्त्री में हर महीने में एक बार देखने को मिलते हैं। आपको हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, आपका मूड भी चेंज होता है, हर चीज चेंज होता है। अब एक्यूरेट कंडीशन की बात की जाए तो एक्यूरेट कंडीशन तो वही बता सकता है जो आपके पर डे की कंडीशन को डिस्क्राइब करे, ना कि मंथ की कंडीशन को या ईयर की कंडीशन को। वैदिक ज्योतिष इसलिए ज्यादा पावरफुल है और ऑथेंटिक है क्योंकि वो आपकी पर डे की कंडीशन को बता सकता है, उसमें इतनी पावर है। सूर्य 1 महीना वृश्चिक राशि में रहेगा तो क्या लड़ाई झगड़े होते रहेंगे? क्या राजा ही बनते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। कहीं तो प्यार भी होगा, कहीं तो कोई भिखारी भी बनेगा। तो अब एक्यूरेट कंडीशन निकालने के लिए आपको चंद्रमा की कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं सन साइन से मून साइन ज्यादा एक्यूरेट मानती हूँ। उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मानती हूँ आपका लग्न चार्ट। सपोज दैट आपका लग्न तुला है या सिंह लग्न है या मेष लग्न है, वो जो एक्यूरेसी बताएगा वो उससे भी ज्यादा बताएगा, चंद्र राशि से भी ज्यादा। लेकिन लोगों के लिए लग्न चार्ट निकालना या समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि आप मून साइन देख लो। मून साइन देखना बहुत सिंपल है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जहां पे मून लिखा हो या जहां चंद्रमा लिखा हो वही आपकी राशि है। तो ये बहुत सिंपल है। आपके पास बहुत से ऐप हैं जिसपे आप अपनी कुंडली को 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस वहां पे मून को चेक कर लीजिए, चार लिखा है या मून लिखा है, वही आपकी सन साइन है, वहां पे जो नंबर लिखा होगा। मेरा एक्चुअली अगला सवाल ये था कि ऑलरेडी आप उसका जवाब दे चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी से भी करियर गाइडेंस मिल सकती है, आई गेस आपने वो पहले ही बता दिया कि उससे ज़्यादा डीप मिल सकती है कि अगर मैं जॉब करूं तो कौन सी फील्ड में करूं, बिजनेस में जाऊं तो कौन से फील्ड में जाऊं। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आप मंगल के फील्ड में जाओ, मंगल के फील्ड में आता है रेलवे, मंगल के फील्ड में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, पुलिस फोर्स, सब ये जितना नेवी है, ये जितना भी फोर्स सिस्टम है, सारा रक्षा मंत्रालय मंगल के फील्ड में आता है। रेलवे आता है, इलेक्ट्रिक जितना हमारा बिजली बोर्ड है वो मंगल के फील्ड में आता है, रियल स्टेट मंगल के फील्ड में आता है। अब आप कहेंगे क्या मैम इतने सारे में से, इसमें भी आप और डीप जाओ। अच्छा, रेस्टोरेंट भी मंगल के फील्ड में आता है क्योंकि वहां पे भी आग है, आग जो भी है वो मंगल दे रहा है। अब आप कहेंगे इसमें भी और डीप में जाओ, तो मैं उसमें भी डीप में जाऊंगी कि अगर गुरु की कैलकुलेशंस मिल रही हैं और सूर्य की कैलकुलेशन मिल रही है तो ये फूड इंडस्ट्री में जा सकता है। इसकी जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, बहुत जलीय तत्व की राशि है, तो ये अग्नि तत्व ये फैक्ट्री में भी जा सकता है। सूर्य वहां पे बहुत डोमिनेटिंग हो गया, मंगल बहुत डोमिनेटिंग हो गया, तो ये डिफेंस में ही जाएगा। तो हम वहां पे एक्यूरेट चीजों को भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मंगल का फील्ड है तो मंगल के भी 75 फील्ड लिखे गए हैं, उसमें भी कौन सा, तो वो निकाला जा सकता है। जबकि न्यूमरोलॉजी में आप उतना नहीं निकाल सकते हो। आप ये तो कह सकते हो कि 6 नंबर है, शुक्र के फील्ड में जाएगा, बट शुक्र के तो बहुत से फील्ड है। फॉरेन मिनिस्ट्री शुक्र का फील्ड है, फैशन शुक्र का फील्ड है, स्किन इंडस्ट्री शुक्र का फील्ड है, आपका ब्रांड शुक्र का फील्ड है, होटल इंडस्ट्री शुक्र है, कपड़ा शुक्र है, तो किस फील्ड में। बिल्कुल। तो उसको चेक करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? वैदिक ज्योतिष की। कि अब इसमें भी तो आप मुझे फील्ड बताओगे कि मैं नौकरी करूं फॉरेन मिनिस्ट्री में या बिजनेस करूं, तो आपको वो वैदिक ज्योतिष बता सकती है। तो एक्यूरेट क्या हुई? वैदिक ज्योतिष। बिल्कुल। जी। तो हमारे देश में जब शादी होती है तो लड़के और लड़की की कुंडली मिलवाई जाती है, तो मेरे को इसमें पूछना है कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैरिज चार्ट क्या होता है, क्या देखा जाता है? पहली बात तो मैं ये कहूंगी आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, कुंडली जरूर मिलवाएं। अब लोग कहेंगे जब लव मैरिज, जब प्यार हो ही गया तो कुंडली मिलाने का फायदा क्या? क्वेश्चन यही उठेगा, लोग बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे। मैं कहूंगी आपको ये तो पता चलेगा कि लड़की और लड़के के बर्थ चार्ट में किस चीज की प्रॉब्लम है, तो क्या उसका उपाय किया जा सकता है या नहीं। पहली बात तो हर जो हमारे ऋषि प्राशर, ऋषि भृगु, जो बड़े बड़े नाम लूं, उन्होंने हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लिख के गए वो लोग। तो ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि इस प्रॉब्लम का तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया, हमें नहीं लिखना पड़ा। वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, पूरी तरह से क्रिएट किया गया है। अब क्वेश्चन आया कि सपोज दैट लड़की की कुंडली में संतान योग नहीं है और लड़के की कुंडली में है, या लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक नहीं है, या उसके राहु केतु बहुत डोमिनेटिंग है, इसके नहीं है, तो आपको पहले पता चलने से क्या होगा, शादी को हम दूसरा जन्म मानते हैं। वैदिक ज्योतिष में शादी को दूसरा जन्म मानते हैं, यानी आपका D9 बर्थ चार्ट एक्टिवेट होगा। अभी तक आपका D1 बर्थ चार्ट एक्टिवेट है, अब D9 भी बर्थ चार्ट एक्टिवेट हो रहा है।
तो अगर हम शादी से पहले उसको उपाय कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं जाएगा, वो बहुत सिंपल पोजीशन में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि जैसे जन्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो शादी के बाद भी हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो आप क्या ले जाना चाहते हो शादी के बाद, इसके लिए कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, उसके गुण नहीं मिल रहे हैं, मतलब सपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुण नहीं मिल रहे, गुण तो सिर्फ केमिस्ट्री और कैपेबिलिटी दिखाता है। आप राक्षस गुण के हो और आपकी पत्नी देव गुण की है, यानी आप रात को देर से सोना पसंद करते हो, आप थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हो, आप चीख चिल्लाट के बात करते हो, आप चीजों को फैला के रखते हो, वो देव गुणों वाली है, वो चीजों को बहुत बैलेंस करती है, वो सुबह जल्दी उठना पसंद करती है, वो बात भी शांति से करती है। आपकी केमिस्ट्री तो चेक हो रही है, लेकिन अगर कुंडली मैच हो रही है तो आपको 36 गुण मिलाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो कहती हूँ 36 गुण वाले लोग बहुत ज्यादा एक जैसे हो जाते हैं, उनमें और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेम पोस्ट रिपेल्स ईच अदर। बिल्कुल। तो कुंडली मिलाते समय मैं तो कहूंगी 20 से 30 के अंदर भी अगर कुंडली मैच करे, 21 गुण, 22 गुण, 25 गुण, बहुत परफेक्ट। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरे 12 गुण मिलते हैं। okay. अब एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा शादी ही मत करो, इनफैक्ट मैं ही मना कर दूंगी कि शादी मत करो, लेकिन शादी चल ही रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अब चल क्यों रही है? क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका निरीक्षण, आप किस उस पे खड़े हो, आप किस संस्कारों के साथ खड़े हो। अगर यही पाश्चात्य संस्कृति होती तो 2 साल में डिवोर्स हो जाता। आप अपनी संस्कृति से जुड़े हो तो वही डिवोर्स नहीं हुआ। बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आज के टाइम पे मोदी जी के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट हिम? मोदी जी, माननीय मोदी जी, तो उनका जो बर्थ चार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगेन मैं बोलूँगी कि सिर्फ आपका बर्थ चार्ट आपको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। आपकी विल पावर, आपका चैलेंज लेने की कंडीशन, आप कैसे चीज़ों को लेते हैं। विल पावर यानी आप कैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ये नहीं होता कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं यही बोलती रहूं तो ही मैं अमीर बनूंगी। मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहती हूँ मैं उसके लिए कितनी अटेंटिव हूँ। सिर्फ बोलने से मैं अटेंटिव नहीं हो जाऊंगी, मुझे उसके लिए प्रैक्टिकली अटेंटिव होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने बेसिकली अपने बर्थ चार्ट से ऊपर उठ के काम किया है, और वो हर वो इंसान कर सकता है जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ चैलेंजेस को लेता हुआ आगे बढ़ेगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। मोदी जी के बर्थ चार्ट में मंगल और चंद्रमा वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है और लग्न में है। नीच भंग राजयोग है। अब लोगों को लगता है गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा है या ये राजयोग बहुत अच्छा है। कभी कभी विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग, जो छोटे राजयोग माने जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि विल पावर तो आपकी है ना। उनकी अब मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, मंगल की महादशा चल रही है और 2028 में उनकी राहु की महादशा आ जाएगी। okay. तो मुझे लगता है अभी 2028 तक लग्नेश की महादशा में वो पीछे हो जाएं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। तो जो लोग कह रहे थे कि अभी उनका 75वां साल आ जाएगा, वो हट जाएंगे, वो नहीं हटे, वो ना हटेंगे अभी। तो जब तक राहु की महादशा नहीं आती 2028 तक, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो लोग इस बात को तो दिमाग से निकालते हैं। हाँ, 2026 लास्ट में उनका मार्केश थोड़ा सा लग रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको आएंगी। और साथ ही साथ जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं वो उनके पीछे प्लान प्लॉटिंग करेंगे, हाँ वो करेंगे, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहु की जब महादशा आएगी तो वो चेंजेस ला रही है बहुत बड़े, तो वहां पे हम जो 29 आएगा वहां पे हम कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कभी वो पीएम बन पाएंगे? मुझे राहुल गांधी जी के बर्थ चार्ट में 2nd हाउस में देव दोष मिलता है, जिसे हम कुल देवी का दोष भी कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुल देवी दोष के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, अगर वो अपने कुल देवी को शांत कर लेते हैं, मना लेते हैं, तो चांसेस है, अदरवाइज नहीं है। और वैसे मैं एक बहुत बड़े उस मीडिया पे बोलना चाहूँगी कि अगर आप राहुल गांधी को देखते हैं तो मुझे वो इंसान बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं उसके गांधी फैमिली को देखती हूँ और उन पे रिसर्च करती हूँ तो मुझे ऐसी बहुत से तथ्य मिलते हैं जो भारत के लिए सही डिसीजन नहीं लिए गए, सिर्फ अपने और अपने मतलब को सिद्ध किया गया। तो मैं बेसिकली गांधी फैमिली के और नेहरू फैमिली के बिल्कुल खिलाफ हूँ। okay. अगर मैं राहुल गांधी को एक सेपरेट उस पे देखती हूँ तो वो एज अ पर्सन ठीक डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुल देवी का श्राप है, आपके पूर्वज ही इतने गलत गंदे काम कर गए कि अब वो श्राप जाए कहाँ, तो वो राहुल गांधी जी पे आपको देखने को मिलेगा।
जैसे हमने देखा लास्ट 3-4 इयर्स में AI जो है बूम पे है. व्हाट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड, क्या AI एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, साइंस को क्या कोई विज्ञान रिप्लेस कर सकता है? किसी भी विज्ञान को क्या कोई विज्ञान रिप्लेस कर सकता है? तो नहीं. आगे तो रोबोट भी आएंगे, AI आगे बढ़ रहा है तो रोबोटिक एनर्जी भी आगे बढ़ेगी, वो भी आएंगे. तो क्या वो मनुष्य को रिप्लेस कर ले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा. कोई भी विज्ञान किसी भी विज्ञान को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. वो अपनी जगह है और वो अपनी जगह है. AI आज आगे बढ़ रहा है, लेकिन AI एक ऐसा ड्रैगन है जो खुद को ही खाएगा. यानी जो AI की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो खुद ही लुप्त हो जाएंगे. तो ये AI विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आया है और लुप्त भी होगा. लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो अभी नहीं आया है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों वर्षों से दिया गया, तो जो लुप्त तो कभी नहीं हो सकता. तो एस्ट्रोलॉजर रहेंगे. हाँ, AI उनको हेल्प करेगा चीजों को और ज्यादा गणना को करने में, क्योंकि अपडेट होना बहुत जरूरी है. और ज्योतिष की हर किताब पे पहले पन्ने पे लिखा होता है कि देश काल परिस्थिति पर ज्योतिष भी बदलती है. इट मीन्स आपके सर्कमस्टांसेस में हो, आपकी देश काल परिस्थिति क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और आप कैसी धारणा रखते हो. सपोज दैट मैं सेटिस्फाइड हूँ 40,000 की जॉब में, मेरी कुंडली में पड़े हो राजयोग, मैं कभी राजा नहीं बन सकती. मेरे अंदर विल पावर होनी चाहिए तो राजयोग काम करेगा. जब मैं सेटिस्फाइड हो गई तो कैसा राजयोग? बिल्कुल. तो आपके लिए, शाहरुख खान के लिए या मोदी जी के लिए सेटिस्फेक्शन था ही नहीं. वो आज भी सेटिस्फाइड नहीं है, आज भी काम तो कर रहे हैं ना. द किंग, द प्रधानमंत्री बनने के बाद भी छोड़ के बैठ जाए, प्रधानमंत्री तो बन गया, 5 साल कौन हटाएगा मुझे, नहीं करता कुछ भी. तो वो विल पावर है उनमें. सही बात. सिमिलर टू न्यूमरोलॉजी का जो मैंने पूछा था आपसे, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? एस्ट्रोलॉजी में मुझे तो कोई मिथ नहीं लगता. जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से भाग्य को नहीं बदला जा सकता, ये मिथ है. कि एस्ट्रोलॉजी से भाग्य को नहीं बदला जा सकता. बिल्कुल बदला जा सकता है. और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, आप अपनी विल पावर और अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कर लो, ज्योतिष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. सब कुछ आपके विल पावर और आपके सर्कमस्टांसेस पे काम करता है. लेकिन इसके साथ अगर आप ज्योतिष को ले लेते हो, यानी उसकी भी रेमेडीज को फॉलो करते हो, तो आप अपने जीवन को बेहतर जरूर बना सकते हो. क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी हर उपाय तो कर रहे हैं ना. अगर मंगल की महादशा चल रही है तो वो मंगल के रेमेडीज करते हुए नजर आते हैं, वो ज्योतिर्लिंगों में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं. आप ये देखेंगे कि मंगल की महादशा में मंगल को कौन वो कर सकता है, तो वो शिव जी कर सकते हैं, वो करते हुए नजर आते हैं. तो वो उपाय तो कर रहे हैं, वो वैसे कपड़े पहनते हैं, वो वैसा दिखते हैं जहां पे मंगल उनका शांत रहे. अब योगी जी के बर्थ चार्ट को आप देखिए. योगी जी के बर्थ चार्ट में शुक्र की महादशा 2024 से शुरू हुई है. बहुत बहुत परफेक्ट बर्थ चार्ट है और बहुत पावरफुल बर्थ चार्ट है. शुक्र की महादशा शुरू हुई है. शुक्र मंगल उनके 11th हाउस में है. 10th हाउस में सूर्य, बुध और शनि है, और सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है. दशमेश लग्नेश खुद दशम भाव में गया है. बहुत परफेक्ट बर्थ चार्ट अगर गणना की जाए. लाभेश लग्नेश के साथ एक साथ बैठे हैं और वहां पे पंचमेश भी बैठा है. लेकिन क्या वो अभी तक प्रधानमंत्री बने? सही बात. मोदी जी में और योगी जी में आप क्वालिटी वाइज क्या चेंजेस देखते हैं? मोदी जी अगर एक अच्छे नेता है तो साथ में वो डिप्लोमैट भी है, वो साथ में प्रैक्टिकल भी है, वो साथ में इमोशनल भी है, वो साथ में धर्म को भी ले चल रहे हैं. योगी जी क्या कर रहे हैं? डिप्लोमैटिक नहीं है. तो आपको आंसर मिल गया. जो है सो है. जो भारत का प्रधानमंत्री हो उसमें इमोशंस, डिप्लोमेसी, सब कुछ होना चाहिए. एक राजा में हर क्वालिटी का होना जरूरी है. एक राजा को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो किया तुम भी कर डालो. प्रजा कहाँ जाएगी? राजा को तो प्रजा की भी सोचना है, वही राजा है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि कुंडली स्ट्रांग होने के साथ साथ आप अपनी विल पावर को कैसे चेंज करते हो. एक दिल्ली का लड़का जाकर के अगर वहां बैठ गया, आपने शाहरुख खान जी का एक इंटरव्यू शायद सुना हो या लोगों ने सुना हो. उन्होंने उनका एक फेमस गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है. आपको पता है? नहीं, मैंने सुना नहीं. आपने सुना नहीं, शायद किसी ऑडियंस ने सुना हो. जिसने सुना हो वो जरूर टाइप करे. तो उन्होंने बोला ये मेरा मैनिफेस्टेशन है कि आज महल हो, मेरे पे सोना चांदी बरस रहा हो, मेरे पीछे ऑडियंस पागल हो. और उनका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सपना तो देखा, साथ में उसके साथ लगे भी रहे. लोगों ने उनको ओवर एक्टिंग बोला, बहुत किडिश बोला, बहुत सी चीजें बोली, लेकिन वो मेहनत करते रहे और चीजों को अपडेट करते रहे.
अगर ये चीज नहीं है तो ये भी चीज अपने अंदर लाए, कुछ कॉमेडी भी करी, कुछ लव एंगल्स भी दिखाए, कुछ विलन वाले एंगल्स भी दिखाए, तो उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। तो आप अगर अपने आप को अपडेट कर रहे हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप लगे रहते हो ना, आपके सामने चैलेंजेस आए, आपकी पिक्चर फ्लॉप हुई, आप डर के बैठ गए, आपने नशे का सहारा लिया, आपने सुसाइड कर लिया, तो आप चले गए। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है हारने के बाद भी, वो सबसे ज्यादा आपको निर्णायक समय लाती है जब आप हार जाते हो और आपकी विल पावर आपको ऊपर उठा देती है। एज अ फीमेल हमें भी ज्योतिष के लिए बहुत सी बातें बोली जाती रही हैं कि मत सीखो, ये तो 11 रुपए वाली कमाई है, तुम क्या कर लोगी, तुम अब ये करोगी, है ना, तो या तो ये तो जादूगरनी बन चुकी है, तो जादू टोने करती है, बहुत सी चीजें बोली गई। अगर हम उसी दिन रोए और उसी दिन छोड़ देते तो हम कहाँ होते? और हमने रोए और रोने के बाद बोला बोलने दो, हम तो करेंगे, हमें पता है ये क्या है, तो हम कहाँ हैं? तो आप बच्चों को विल पावर, और ये साल 2026 सूर्य का साल है, यूथ का साल है, अपने अंदर विल पावर लाएं, डिसिप्लिन लाएं, जिंदगी बदल जाएगी 2026 में लोगों की। यही पूछना था पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपको कि 2026 देश और दुनिया के लिए कैसा हो सकता है? 2026 का टोटल नंबर 1 आ रहा है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 2026 को एक बार लिख के तो देखिए। तो 2 नंबर की एनर्जी यानी मून की एनर्जी है। 2026 2 नंबर की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है। फिर लास्ट नंबर आ रहा है 6 नंबर यानी शुक्र की एनर्जी, ठीक है। टोटल नंबर 26 का आप देखते हैं तो 8 नंबर आता है, यानी शनि की एनर्जी भी आ रही है। तो अगर आप सूर्य की एनर्जी देख रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको 2 नंबर चंद्र की एनर्जी, 6 नंबर शुक्र की एनर्जी और टोटल नंबर 26 का 8 नंबर शनि की एनर्जी भी चेक करनी पड़ेगी। यानी ये साल बहुत इमोशनल है। जो लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत जो धर्म को मानते हैं, जो लोग बहुत प्रेम में रहते हैं, प्रेम मतलब नॉट अफेयर वाला प्रेम, मतलब रिलेशनशिप, प्यार, एक दूसरे को कंफर्ट देना, दूसरे को हेल्प करना, हेल्पफुल नेचर, वो जिसके अंदर है। शुक्र यानी जो विदेशों से काम कर रहे हैं, जिसका विदेशों से रिलेटेड कोई काम है, फैशन से रिलेटेड कोई काम है, पैसे को बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, वो लोग। शनि यानी जो लोग बहुत मेहनती हैं, जो लोगों का पैसे का मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग। और सूर्य यानी जो 1 नंबर के लोग हैं, उनके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो AI आगे बढ़ेगा, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अच्छी रिसर्च होंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत आगे आएगा क्योंकि सूर्य है एग्रीकल्चर का। पिता से रिलेशन लोगों के बहुत अच्छे भी होंगे और बहुत बुरे भी होंगे, डिपेंड करता है, एक्सट्रीम होगा। हाँ, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है, कैसी कंडीशन पे खड़ा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पैसे को लेकर के, क्योंकि राजा कभी पैसे के बारे में नहीं सोचता, वो खुद पैसे वाला है। वहीं चंद्रमा पैसे के लिए सोचता है क्योंकि वो क्वीन है, वो अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है, अपने राजा को भी, अपनी प्रजा को भी। तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड डायरेक्टर होता है वो पैसे के बारे में सोचता है, तो पैसा भी आगे बढ़ेगा। शुक्र फॉरेन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करेगी, लोग जाके पढ़ाई करेंगे बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि यहाँ पे बिजनेस शुरू किए जाए या काम शुरू किया जाए। इंडिया के लोग बहुत सारे, भारतवासी बहुत सारे बाहर के देशों में जाके जमीनें खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम विक्रम संवत 2083 की बात करें तो गुरु राजा बनेगा और मंगल बनेगा प्रधानमंत्री। तो हम मंगल को भूलेंगे नहीं, और प्रधानमंत्री मंगल होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, खेलों से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, क्रिकेट की जैसे आपने बात की, ये भी आगे बढ़ेगा। शुक्र फैशन के साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी सोशल मीडिया इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शनि वाले लोग, जो लोग बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ अब अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, यानी हमारे देश के रूल्स चेंज होंगे, बहुत सारे न्याय अब बदले जाएंगे। तो ये साल यूथ का है, और जो लोग लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते, लिख लो। और जिन्होंने आज अपने लाइफ को चेंज कर लिया, सुबह जल्दी उठने लगे, पिता के साथ, सूर्य देवता के साथ कंबाइन किया अपने आप को, वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब यही है कि आत्मविश्वास, आपका निर्णायक समय है ये, और डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, एंड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सिंपल वर्ड में हमें समझाने के लिए। एंड आई विश हम सब के लिए 2026 एक अच्छा साल बन के आए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।